नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 7 अगस्त 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? आज है 7 अगस्त 2025। तो आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना, आज का जो दिन है 7 अगस्त, आज हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स डे। याद रखना, आज ही के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स डे। यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट्स वो होते हैं, जो हथकरघा होता है ना, जो हाथों से बना होता है, हम उसे प्रमोट करते हैं। 2015 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया था? इस डे को 2015 से मनाने की एक बात की थी। कैसे? नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स डे। यानी कि हम जो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट है ना, उनको क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। ठीक है, इस बात को प्रमोट किया जाएगा। तो आज क्या है? वही हैंडीक्राफ्ट्स डे है। ठीक है, इसकी थीम वगैरह आप बताना, क्या थीम रखी गई है इस बार? ठीक है, अच्छा, ये मनाया क्यों गया था? क्यों इससे सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना, एक बार ब्रिटिशर्स ने ना, समझ लो, एक बार ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए कहा कि हम किसको तोड़ देते हैं? बंगाल को। और बंगाल स्प्लिट का कॉन्सेप्ट आ गया। आई होप आप सभी को याद होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है हमने, पढ़ा होगा आपने। जब बंगाल स्प्लिट का कॉन्सेप्ट आया तो बंगाल स्प्लिट अनाउंस कर दिया जाता है 20 जुलाई 1905 को। बट इसको स्टार्ट किया जाता है, इट वाज स्टार्टेड ऑन द 16 अक्टूबर 1905। तो उस जुलाई और अक्टूबर के बीच में, है ना, अगस्त के महीने में क्या हुआ? 7 अगस्त को, है ना, उसमें हुआ क्या था? बेसिकली उसमें हुआ ये था कि मान लो ये आपका क्या है, बंगाल, तो दो टुकड़ों में टूट गया। इधर कौन रहेंगे? मुस्लिम्स रहेंगे, इधर कौन रहेंगे? हिंदू रहेंगे। इसको कह दिया गया वेस्ट बंगाल, इसको कह दिया गया ईस्ट बंगाल। ठीक है, इसकी जो कैपिटल रहेगी वो कोलकाता, इसकी कैपिटल क्या रहेगी? ढाका। और ढाका आज किसकी कैपिटल? तो आप जानते हो किसकी? बांग्लादेश की, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान बना। तो ऐसे करके सेपरेट कर दिया गया। तो अब एक बात बताओ, क्या तुम लोग इधर से हिंदू छोड़कर इधर मुसलमान इधर जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो उन लोगों ने अपोज किया। और बंगाल स्प्लिट हो क्यों रहा था? क्योंकि कांग्रेस को तोड़ना था। कांग्रेस उस समय लाल बाल पाल, है ना, ये सब आ चुके थे उसमें, है ना, स्वराज की डिमांड होने लगी थी ना। जो मॉडरेट लोग थे वो जा चुके थे, एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल्स जो थे वो आ चुके थे। तो उनको लगा क्यों ना कांग्रेस को तोड़ दिया जाए, तो डिवीजन का अनाउंस कर दिया। तो जब 1905 में जब इसकी अनाउंसमेंट की गई, उस समय हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और उसके बाद जब अनाउंस किया गया तो 7 अगस्त को क्या हुआ? बंगाल के लोगों ने क्या किया? एक मूवमेंट छेड़ा जिसका नाम रखा गया स्वदेश या स्वदेशी मूवमेंट। और उस स्वदेशी मूवमेंट में हमने क्या किया? जितने भी ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज थे उनका बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। और हमने कह दिया कि हम जो इंडियन मेड जो प्रोडक्ट है उन्हीं को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, जैसे इंडियंस ने इंडियन बैंकों में पैसा जमा कराना शुरू कर दिया, ब्रिटिश बैंक्स में पैसा निकाल लिया ना, जितना भी काम था ना, पूरी तरीके से कंप्लीट बॉयकॉट हमने कर दिया, है ना। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, जिस तरीके से हो सकता था हमने बॉयकॉट किया उनका। ठीक है, और हम किस पे डिपेंड होने लगे? तो हमारे इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर। तो हमने कहा कि क्यों ना हम इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करें, ना, जो हाथों से बने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करें। तो हमने स्वदेशी आंदोलन अपनाया, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट, है ना, देश में बने हुए प्रोडक्ट को प्रमोट करना। तो ये किस दिन हुआ था? 7 अगस्त 1905 को, ताकि किसको कैंसिल किया जा सके, किसको रोका जा सके? आपके बंगाल स्प्लिट को रोका जा सके। हालांकि वो बाद में लॉर्ड जो आपके जॉर्ज फिफ्थ थे वो आकर बंद कर जाते हो, बाद की बात है, समझ गए। लेकिन हाँ, तभी से 2015 में मोदी जी ने कहा कि हम भी 7 अगस्त को क्या बनाएंगे? नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स डे बनाएंगे। तो तब से, कब से? 2015 से हम इसे बना रहे हैं। रीजन क्या था? स्वदेशी मूवमेंट का होना। ठीक है, और उसके बाद जब 16 अक्टूबर को उन्होंने सेपरेट करने की बात कह दी, उस दिन बंगाल के लोगों ने क्या बनाया था? बंधन दिवस। यानी कि हिंदुओं ने मुसलमानों को राखी बांधी, मुसलमानों ने हिंदुओं को राखी बांधी। और इसी बात पर अभी आपका रक्षाबंधन भी है, तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से। ठीक है, अच्छे से एंजॉय करना, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ करते रहना। ठीक है, उस दिन उन्होंने बंधन दिवस बनाया होता। ठीक है, तो चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर क्या है। ठीक है, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं पहली न्यूज पे। ट्रम्प रेज यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन इंपोर्ट्स टू 50%। देखो, मैं कब से आपसे कह रहा हूं कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन, जैसे सूरज उगना नहीं भूलता ना, ट्रम्प न्यूज में आना नहीं भूलता है। मिस नहीं करता वो आदमी, कुछ ना कुछ वजह से न्यूज में बना रहता है और डेली एक न्यूज ट्रम्प की जरूर रहती है। तो अब क्या नया हुआ है?
अब क्या नया किया ट्रम्प साहब ने, तो समझना, इसने जो इंडियन इंपोर्ट्स थे उसके ऊपर जो टैरिफ है उसको कितना कर दिया है, 50%। और अगर नहीं माने हम, तो आपको याद होना चाहिए हमें 21 डेज का टाइम दिया गया है, उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो क्या है एक बार फिर से समझते हैं। हालांकि हम काफी बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। यूएस प्रेसिडेंट साइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फॉर द 25% ऑन द इंडियन गुड्स ऑन द टॉप ऑफ 25% इज अनाउंस्ड ऑन द जुलाई 31st. One part takes effect from today एंड द अदर आफ्टर 21 डेज, है ना, 21 दिन बाद वो इफेक्ट में आ जाएगा। तब तक प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई इंडिया जो है, देखो भाई फिर से निकल के आ जाता है यूएस से, ठीक है, इसका अलायंस कौन है, इधर पाकिस्तान अगर देखा जाए तो, और अगर मैं एशिया में आ जाऊं तो इधर कौन आपका, रशिया, इंडिया, चाइना राइजिंग है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चाइना के अंदर लगभग 85% के आसपास, है ना, जो भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कह दो, है ना, रेयर अर्थ मिनरल्स कह दो, उसी के पास सोर्सेज हम काफी बार पढ़ चुके हैं। तो चाइना को ये डायरेक्ट फाइट दे नहीं पा रहा है। रशिया इसका ट्रेडिशनल दुश्मन है, यानी कि हमेशा से दुश्मन रहा है, ठीक है। तो रशिया और ये तो अलग है। तो ये चाहता है कि भाई इंडिया यहां से निकल के इधर आ जाए। तो यूएस से इस पे क्या बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि तीनों भाई मिलकर क्या कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। अभी तुमने देखा होगा जब ट्रंप ने ऐसा किया तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, है ना, जानते हैं आप सभी इनको, मोदी जी ने क्या किया, अभी कहा कि वो कहाँ जाएंगे, चाइना विजिट करेंगे, है ना। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हो साथ में तो उसके अंदर भी एक न्यूज मिल जाएगी कि मोदी जी शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं और काफी साल बाद जा रहे हैं। तो जाने का मैसेज, एक मैसेज है कि भाई ट्रंप देख लो, अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम भी उनके साथ मिल जाएंगे। लेकिन ट्रंप तो ये चाहता है कि तुम उधर से हमारे पास आ जाओ। अब तुम कहोगे सर ऐसा ट्रंप क्यों चाहता है ना। काफी बार हम पढ़ चुके हैं चाइना के ऊपर इतना जो गैस इंपोर्ट, कोल इंपोर्ट, ये सब हो रहा है ना। क्यों ऐसा चाह रहा है ट्रंप। तो आपको पता है कि जो ट्रंप है वो चाहता है कि जो रशिया है ना, वो रशिया क्या कर रहा है, किसको बर्बाद किए बैठा है, यूक्रेन को, है ना, वो यूएसएसआर बनाने के चक्कर में। तो वो चाहता है कि जो आरआईसी का जो ब्लॉक बन रहा है इससे इंडिया बाहर आए, यूएसए की तरफ आए। और यूएसए एक बार अगर इंडिया बाहर आ गया तो इंडिया, यूएसए जो है वो इंडिया के जो मार्केट है उसमें क्या पा जाएगा, एक्सेस पा जाएगा। किसका एक्सेस पा जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट का, एग्रीकल्चर का। और एक बार अगर हमने इनको एक्सेस दे दिया तो वो हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि दूसरे देशों के साथ नहीं हो पाएगा हमारा ट्रेड, समझ रहे हो। तो हम चाहते हैं कि क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि ट्रंप साहब एक मैसेज हमारी तरफ से ले लो कि हम किससे मिल रहे हैं, शी जिनपिंग से, यानी चाइना से। अभी समझना, इसके ऊपर आपके जो शशि थरूर है उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, आगे है ना। तो मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा साथ डिस्कस करूंगा, वहां भी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। कि उन्होंने क्या कहा कि भारत चाइना की हेल्प कैसे ले सकता है ना। हम चाहें तो चाइना का हेल्प ले सकते हैं, हम चाहें तो चाइना जैसे आज के दिन मेड इन, जैसे आपने देखा होगा हर जगह मेड इन चाइना आपको मिल जाएगा ना। तो कैसे हम वो हब बन सकते हैं, तो हम चाइना का तरीका अपना सकते हैं। बट क्या चाइना हमारी हेल्प करेगा, तो कुछ ना कुछ हमें चाइना के बेनिफिट के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि बिना बेनिफिट के तो कुछ करने वाला नहीं है। तो क्या हमें उससे इन्वेस्टमेंट ले लेनी चाहिए, क्या हमें उससे रिसोर्सेज ले लेने चाहिए, क्या हमें उससे करना चाहिए, वो हम आगे वाले आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस इतना है कि ये अपने मार्केट को यहाँ पर लाने के लिए, हमारे मार्केट को एक्सेस पाने के लिए हमारे ऊपर यानी इंडिया के ऊपर क्या बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि इंडिया जैसे तैसे करके कभी 21 डेज, कभी 90 डेज, कभी 50 दिन इंडिया क्या करे, कोई ना कोई ट्रेड डील साइन कर ले और उसके बाद हम यहाँ पर एक्सेस पा जाएंगे। और नाराजगी किससे हो जाएगी, हमारी रशिया और चाइना से, जो कि हम चाहते नहीं है। जो आपके अजीत डोवाल है वो कहाँ पर है, रशिया में गए हुए हैं। तो आरआईसी ब्लॉक, है ना, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो अभी, है ना, कि ऐसा हो सकता है कि आरआईसी अलग बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना कुछ यूएस से जुगाड़ निकाल लेगा ना, वो नहीं होने देगा आगे कुछ भी। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश ये कि हम न्यूट्रल बने रहें। और हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना, महीने भर से ही टॉपिक चला रहा है, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं ना, वो न्यूट्रल रहने में हमारे को खतरा है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर हम इसका डिस्कस कर लेंगे, एक बार ये वॉर खत्म हो जाए, देखते हैं 50% होता है कि नहीं होता है। 21 डेज का टाइम है ना, अभी एग्जाम में भी टाइम है, देखते हैं क्या टैरिफ वॉर में नया निकल के आता है। तो हम बाकी चीजों को वहां डिस्कस कर लेंगे, पुरानी चीजें हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एड वलोरम। क्या होता है एड वलोरम, इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग अकॉर्डिंग टू वैल्यू। उन्होंने कहा देखो 25% तो लगाया है, 25% लगा दिया, 50%, बाकी हम क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू वैल्यू देखेंगे कि किस वैल्यू पर कितना पैसा लगाएंगे। अच्छा, एक और यूज कर रहा है अमेरिका, वो थर्ड पार्टी के थ्रू इंडिया पे टैक्स लगा रहा है। जैसे एक मैंने कह दिया कि अगर तुमने रशिया से कुछ खरीदा
मैंने तुम्हें मना कर दिया कि तुम रशिया से कुछ नहीं खरीदोगे, खत्म। एक मैंने कह दिया कि अगर तुम्हारे देश की किसी कंपनी ने रशिया से कुछ खरीद के कहीं बेचा, इंडिया वगैरह को दिया, तो मैं उस कंपनी को ही बैन कर दूंगा। तो थर्ड पार्टी यानी कि एक तीसरे रास्ते के थ्रू भी क्या किया जा रहा है, इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। समझ गए? वो सारा का सारा जो लड़ाई चली हो किसके ऊपर है, तो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, पोलराइजेशन के ऊपर है ना, कि जो RIC है ये ना बने। और उधर से ब्राजील का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि जब हमारे यहाँ कभी लड़ाई होगी, वी विल टॉक टू PM मोदी, यानी कि इंडिया नॉट USA, है ना। तो एक अलग ही ब्रिक्स का डिपार्टमेंट चल रहा है। जो इस बार ब्रिक्स की ब्राजील में मीटिंग हुई थी, वो यही इसीलिए तो ट्रंप ज्यादा दुखी है कि उन्होंने भी कह दिया कि हम दोबारा से ब्रिक्स करेंसी को एक बार बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो सारी की सारी कहानियां, इंटरनेशनल डिस्प्यूट सारे के सारे 3-4 जगहों के आसपास ही घूम रहे हैं। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जहां डिस्प्यूट वहां अमेरिका, जहां अमेरिका वहां डिस्प्यूट। आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लेना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ और अच्छे टॉपिक्स भी हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो अभी कंटिन्यू रहेगा, तो इसको छोड़ देते हैं। MPC holds repo rate at 5.5%, maintains GDP growth at 6.5%। देखो जो आपका RBI है ना, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है मार्केट में इन्फ्लेशन का आना, ठीक है, एक होता है मार्केट में डिफ्लेशन का आना, यानी कि मार्केट में महंगाई है कि मंदी है, ठीक है, दो चीजें होती हैं। अब अगर कहा जाए कि इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करने के दो रास्ते हैं। एक इसको कंट्रोल करेगा कौन, तो आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक इसको जो कंट्रोल करना है वो कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करेगी, आपको बजट लेकर आएगी, और बजट के थ्रू या वो आपकी फिस्कल पॉलिसी लेकर आएगी, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी भी कह देते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो क्या करेंगे, आपको जो टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, उनको क्या कर देगा, कम ज्यादा कर देगा, ठीक है। जैसे किसी की सैलरी 10 लाख रुपए है, लेकिन उस लग रहा है कि मार्केट में मंदी आ रही है। पहले तो एक बात समझना, जब भी लोगों की जेब में पैसा आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब भी लोगों की जेब में पैसा कम रहता है, ज्यादा कम हो जाता है, तो डिफ्लेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने एक एग्जांपल सुना होगा, उससे पहले इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को समझते हैं, फिर उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है वो भी समझते हैं, और अभी MPC क्या कर रही है, MPC क्या होती है वो भी समझते हैं। हालांकि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, वो बहुत टाइम पहले। मैंने कहा कि मान लो, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझना, कि एक आदमी है, ठीक है, और ये आदमी जो है ना वो प्याज बेच रहा है, ठीक है, और इसकी प्याज है 50 रुपए किलो, ठीक है, ये ठेला लगा के खड़ा है। अब एक आदमी आया यहाँ से, वो बोला कि भाई मुझे क्या चाहिए, प्याज चाहिए, लेकिन इसके पास रुपए हैं 40 रुपए, ठीक है। एक दूसरा आदमी आया, वो बोला मुझे भी प्याज चाहिए, लेकिन इस आदमी के पास कितने पैसे हैं, तो इस आदमी के पास भी पैसे हैं आपके कितने, मान लो इस आदमी के पास है 60 रुपए, ठीक है। तो क्या ये 50 रुपए की प्याज जो है, क्या ये बी वाला जो पर्सन है, नंबर 1, नंबर 2 खरीद लेगा, क्योंकि उसका पैसा है। अब सोचो दूसरा सिनेरियो कि इसके पास 50 रुपए नहीं, 60 रुपए नहीं है, इसके पास भी 30 रुपए है बस, और ये दोनों आए प्याज खरीदने, पैसा ही नहीं है। अब इसको लगा कि यार मेरी प्याज बिकेगी, प्याज तो बिक नहीं रही है, क्यों, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है। ये अपने घर चला गया, फिर आया, फिर घर चला गया, 2 दिन में इसकी 300-400 ग्राम प्याज खराब होगी, आधा किलो प्याज खराब होगी। इसको लगा कि काम करता हूँ 40 में दे देता हूँ, इसने 40 रुपए की प्याज दे दी, तो प्याज किसको मिल गई, इसको मिल गई। तो जब तुम्हारी जेब में पैसा ही नहीं है, तुम खरीदने की परचेजिंग पावर ही खत्म हो चुकी है, तो जो पैसा है उसकी, जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू गिर जानी है। एक दूसरा सिनेरियो देखो कि अगर, है ना, अगर ऐसा होता है ना, या अगर ऐसा हो जाए कि आप सभी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाए, तब सब लखपति बन जाओगे। और आप चले गए प्याज लेने, प्याज वाला कह रहा है 50 रुपए किलो प्याज है मेरी, मैं कह रहा हूँ मुझे चाहिए, मेरे मेहमान आए हुए हैं, मैं दूंगा 50 रुपए। तुम कह रहे हो नहीं हमारे घर भी मेहमान आए हुए हैं, हम देंगे 60 रुपए। उधर से वो कह रहा है कि नहीं हमारे घर भी मेहमान है, मैं तो 80 रुपए में लेने को तैयार हूं। मतलब तुम सबकी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है। तो प्याज वाला सोचेगा यार अच्छा मौका है, क्यों ना मैं प्याज को 200 रुपए बेच दूं, प्याज 200 रुपए किलो बिक जाएगी। मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं डिमांड सप्लाई उन चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ पैसे के उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे उसके मेजरमेंट के तरीके होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी जेब में पैसा था, उसकी वैल्यू बढ़ गई, बात समझ में आ गई। तो सरकार क्या करती है, इसको कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके अपनाती है। या तो
डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए जाए, जो कि गवर्नमेंट का काम है ना, टैक्स पॉलिसी बनाती है। या जो आरबीआई होता है वो क्या करता है, रेपो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा कम कर देता है। अब कहोगे सर रेपो रिवर्स रेपो क्या, उसी की तो बात कर रहा है। तो उसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, एमपीसी पता होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पता होनी चाहिए। तो एमपीसी क्या करती है, पहले उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना, फिर दो चार बातें उसकी समझ में आ जाएंगी, है ना। तो होता क्या है समझना थोड़ा सा, आरबीआई जो था ना वो हमेशा ब्लेम करता था कि भाई सरकार जो है ना, आरबीआई आप जानते ही हो ना 1935 में बना था, यंग हिल्टन कमीशन, काफी बार हम पढ़े हैं। इस आरबीआई हमेशा ब्लेम करता था कि यार इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सरकार की वजह से आ रहा है, और गवर्नमेंट कहती थी नहीं तुम्हारी वजह से आ रहा है। तो दोनों एक साथ बैठे एक बार 2016 में, और दोनों ने कमेटी बना ली जिसे एमपीसी कहा गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो कब बनी थी, 2016 में। और इन्होंने क्या किया, हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, टोटल 6 मेंबर डिसाइड कर लेते हैं। 3 मेंबर कहां से हो जाएंगे, बोले आरबीआई से हो जाएंगे। 3 मेंबर कहां से हो जाएंगे, तो बोले 3 मेंबर हम ले लेंगे गवर्नमेंट से, ठीक है। जो गवर्नर होगा उसे लीड करता रहेगा, चेयर करता रहेगा। और हम साल में मिनिमम कितनी बार बैठेंगे, 4 टाइम्स बैठेंगे, और हम क्या करेंगे, मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को डिसाइड करेंगे। और उसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका, रेपो रेट, और दूसरा कौन सा, रिवर्स रेपो रेट। वही तो है कि जो रेपो रेट है उसको कितना रखा गया, 5.5% रखा गया। अब होती क्या है, हाँ एक बात और ध्यान रखना, आपके क्लैट के एग्जाम में, आपके एलिट के एग्जाम में फेवरेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन जो कि आरबीआई के चारों तरफ घूम के खत्म हो जाते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर है ना, ये सब सीआरआर यही पूछता है। तो बेसिक सी बात याद रखना, ठीक है। कितनी बार होनी चाहिए साल में मीटिंग, 4 बार, करते 6 बार है वो बाद की बात है, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, अब आता है कौन सा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये कैसे आपके मार्केट में जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है उसे कंट्रोल करता है ना। तो बिल्कुल इजी सी लैंग्वेज होती है, बस याद रखना है। जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको एकदम से थोड़ा समझने में इश्यू होता है ना। बाकी तो हम काफी बार पढ़ चुके हैं, साल भर से न्यूज में आती रहती है, काफी बार चेंज भी हुई है इस बार, इस साल में ना। फरवरी में चेंज हुई थी, है ना, उसके बाद 6.5 से 6 हुई थी, उसके बाद 5.5 तक पहुंच गई ना, तो 2-3 बार बदल चुकी है। तो होता क्या है, मैंने कहा कि मान लो ये एसबीआई है, कोई भी कमर्शियल बैंक, और मैंने कहा ये आरबीआई, आरबीआई क्या, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अंग्रेजों ने बनाया था बट हमने नेशनलाइजेशन कर लिया था। अब सोचो इस एसबीआई के पास इनकम के सोर्स हैं 1000, बहुत सोर्स है पैसा कमाने के, है ना। कहीं से पैसा कमा लेगा, कार लोन, होम लोन, है ना, आपका आजकल वेडिंग लोन आने लग गया, एजुकेशन लोन आने लगा, दुनिया भर के तरीके हैं। इसके पास पैसा तो कमाने का एक ही तरीका, या तो सरकार को लोन दे देगा, या किसको लोन दे देगा, बैंकों को लोन दे देगा, तीसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब सोचो इसके बाद पैसा खत्म हो गया तो तुम्हें तो फोन करेगा नहीं कि तुम्हारे अकाउंट में एसबीआई में 5000 रुपए पड़े हैं कि 2000 रुपये और डाल दो, मेरा गरीबी खत्म हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। पैसा कहां से लेगा, पैसा लेगा आरबीआई से। तो आरबीआई जब इसे पैसा देगा, और जिस इंटरेस्ट रेट पर पैसा देगा उस इंटरेस्ट रेट को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। और जब कभी अगर आरबीआई को जरूरत पड़ी तो वो इससे जो पैसा लेगा, तो जिस इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेगा उस इंटरेस्ट रेट को क्या कह देते हैं, रिवर्स रेपो रेट कह देते हैं। और याद रखना रेपो रेट जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है किससे, रिवर्स रेपो रेट से, वरना तो बैंक जो आपके आरबीआई वो कमा ही नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना, आरबीआई ने पिछले साल में 2.69 लाख करोड़ रुपए सरप्लस पैसा ट्रांसफर किया किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो उसकी कमाई है बेसिकली साल भर की, समझ गए। तो ये क्या है आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो इस बार जो रिवर्स रेपो रेट है वो कितनी रखी गई है, 5.5%। और ऐसा अनुमान है, आइडिया है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ वो कितनी रहेगी, 6.5%। ये कौन है, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब कौन कौन होते हैं उसमें, आरबीआई का गवर्नर, चेयरपर्सन, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, 1 ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द आरबीआई बोर्ड, और 3 मेंबर कहां से होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। एक्सटर्नल मेंबर्स सर्व 4 ईयर टर्म, जो एक्सटर्नल होते हैं 4 साल का टेन्योर होता है। आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं उसके। एमपीसी की एटलीस्ट 4 बार मीटिंग होनी चाहिए, वही सब बातें लिखी हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो बेसिक से याद रखना, ठीक है। 2-4 टर्म है, डेफिनेशन से जो पूछ ली जाती हैं। एक अच्छा और टॉपिक है, आज कुछ अच्छे टॉपिक है ना जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। आधार फेस आईडी कैन एंश्योर एग्जाम ट्रांसपेरेंसी सेंटर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखा आपने आजकल एसएससी का बड़ा इश्यू चल रहा है ना,
कि वो लोग एग्जाम एडिक्विटी कंपनी से करवा रहे थे, पहले टीसीएस से करवा रहे थे ना, उसमें बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। एक बार वो शांत हो जाए, पोस्टपोन वगैरह हो जाए एग्जाम, तो हम उसके ऊपर भी कुछ पढ़ लेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑलरेडी ऑथोराइज्ड टू यूज आधार फेस रिकॉग्निशन टू ऑथेंटिकेट एग्जामिनी, इट बिल्ड्स ट्रस्ट अमॉन्ग एस्पिरेंट्स सेज आईटी मिनिस्ट्री। है क्या समझना, है ना, वही सब है जो हम यहाँ लिख के एक बार पढ़ लेते हैं। आधार फेस ऑथेंटिकेशन विल हेल्प एनहांस ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, इन रिटर्न रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन एंडोर्स्ड बाय द 8 लोक सभा members, the ministry said the staff selection commission and the railway recruitment board were already authorized to use Aadhaar facial recognition to authenticate examinees using the liveness factor with phone cameras. Aadhaar face authentication matches people with the photo they took when enrolling for Aadhaar, and the feature has seen, ठीक है, इंक्रीज इंटरेस्ट अमॉन्ग गवर्नमेंट बॉडीज। देखो है क्या समझना, आजकल देखा होगा आपने गवर्नमेंट एग्जाम में बड़े स्कैम होते हैं, है ना, जैसे एसएससी वगैरह के अंदर है ना, उसी की बात कर रहा है। कई बार वो क्या होते हैं, डमी बैठ जाते हैं, है ना, एग्जाम किसी का बैठा कोई है, उसने पास कर दिया, उसने पास होने के पैसे ले लिए, ठीक है, तो ऐसे बहुत होता है। तो आ गया क्यों ना आधार ऑथेंटिकेटेड फेस स्कैन कर दिए जाए, कि जिसका आधार कार्ड से उसने एनरोल किया था, जब उसने फॉर्म भरा था, उसके आधार कार्ड को स्कैन कर लो, अगर वही फोटो आती है तो आदमी वही है, वरना तो नहीं है। समझ में आ रही है। तो इसके लिए कहा गया कि हमें किसका यूज करना चाहिए, आधार फेस का या फेस आईडी का यूज करना चाहिए। आधार फेस ऑथेंटिकेशन विल हेल्प एनहांस ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, इन ए रिटर्न रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन, ठीक है, वही सब बातें लिखी हैं, ठीक है, तो सिंपल से याद रखना। एक और याद रखना, द आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर इनोवेशन नॉलेज अमेंडमेंट रूल्स 2025 notified in January, the ministry laid out network where private entities as well as government organizations could submit, ठीक है, identification proposals to the IT ministry which would have them voted by the UIDAI। तो UIDAI क्या है, जो आपके आधार कार्ड इशू करता है, तो कुछ नहीं है, जस्ट एक आइडिया दिया गया है कि क्यों ना हम उसको आधार फेस से क्या कर ले, वेरीफाई कर ले। और जो एसएससी का टॉपिक है, जो इशू चल रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्या डिस्प्यूट आ रहे हैं, जो अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर, उसको हम किसी एमआईटी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, जिन दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, डोवाल टू विजिट मॉस्को एज ट्रंप इम्पोजेस एडिशनल टैरिफ्स ऑन इंडिया। जैसे ट्रंप साहब ने एडिशनल टैरिफ लगाया, जो आपके अजीत डोवाल वो कहाँ पहुंच गए, रशिया। और ये क्लियर मैसेज है कि भाई तुम अगर हमारे ऊपर ऐसा करोगे तो हम क्या करेंगे, हम भी तुम्हारे दुश्मनों से मिल जाएंगे। तो क्या है समझना, National Security Advisor Ajit Doval will hold meetings with senior Russian officials in Moscow on Thursday, ठीक है, just a day before the US decided to impose an additional 25% penalty tariffs on India for its import of Russian oil। तो ये सब बातें RIC है ना, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, यूएस से उसी का एक पार्ट है। तो जब मीटिंग होगी, क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, हम उनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने उस जो तुम नोट्स बना रहे हो ना, यूएस से और इंडिया टैरिफ नाम से एक नोट बना लेना, और उसमें जो डेली अपडेट होते हैं ना, एक एक लाइन लिखते रहना, तो एक अच्छा खासा नोट तैयार हो जाएगा। और अगर एग्जाम में आएगा तो आपको सारे के सारे फैक्ट एक साथ याद होंगे, ठीक है। जो लंबे चलने वाले टॉपिक होते हैं ना, उनको तो आप ऐसे ही लिख लिया करो, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो तो अभी से करना शुरू कर देना, वरना ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे इजराइल ईरान है ना, उसको एक अलग टॉपिक बना लिया, उसको उस साथ लिख लिया, है ना। रशिया यूक्रेन एक अलग टॉपिक बना लिया, उसको उसके साथ लिख दिया। आरबीआई एक अलग से टॉपिक बना लिया, जब भी आरबीआई कुछ नया करता है उसको वहां पे अपडेट कर लिया ना। कुछ कुछ होते हैं जो आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल ओवररीच, द सुप्रीम कोर्ट्स रिमार्क ऑन राहुल गांधी थ्रेटन डेमोक्रेटिक डिसेंट। देखो बहुत अच्छा आर्टिकल है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ India's recent handling of defamation charges against Congress leader Rahul Gandhi marks a troubling shift from established norm of free speech and देखो हो क्या रहा है, इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं ना। गलवान इश्यूज फिर उन पे बोला है पूरा का पूरा। देखो है क्या, राहुल गांधी ने कुछ पढ़ा होगा आपने, बोल दिया था कि चाइना जो है ना, वो इंडिया की टेरिटरी कैप्चर कर चुका है, कब्जा चुका है ना, और उसने लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास एरिया कब्जा लिया, ऐसा उसने बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि हमारी जो कोर्ट है, उन्होंने कहा कि यार जो राहुल गांधी है ना, एक्चुअल में वो सच्चा भारतीय नहीं है। अगर सच्चा भारतीय होता ना, तो भारत की कभी बेइज्जती नहीं करता, है ना। अब एक बात बताओ, अगर कोई दूसरा तुम्हारे घर को कब्जा रहा है और तुम उसके बारे में बोलते हो, तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि वो भारतीय है कि नहीं है।
या तो तुम उसके लिए प्रूफ ला कर दो कि नहीं हमारी बाउंड्री तो सेम है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। बस अगर आपने कुछ पूछा और सुप्रीम कोर्ट, याद रखना सुप्रीम कोर्ट है इसलिए इश्यू है, अगर कोई छोटा मोटा नेता बोलता तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जब तुम्हारे देश का सबसे सुपीरियर कोर्ट ही ये बोल रहा है कि यार ये गलत बात है, तुम तो सच्चे भारतीय नहीं हो, तो एक अलग ही टॉपिक निकल के आता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि कोई कुछ बोलता है तो वो सच्चा भारतीय है कि नहीं है। उसका काम है क्या करना, कुछ हुआ उसके ऊपर क्या सही है क्या गलत है उसका जजमेंट देना, कौन भारतीय है कौन सच्चा नहीं है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। तो इसी के वो थीम लेकर ये आर्टिकल लिखा हुआ और कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्या है? जस्टिस दत्ता said that had मिस्टर गांधी बीन ए ट्रू इंडियन ही वुड नॉट हैव said what he did, है ना, यहीं से सब है, ठीक है। The court's primary function is to adjudicate on questions of law and constitutional principles rather than to prescribe standards of the national loyalty। आप सुप्रीम कोर्ट आप ये मत बताओ कि मैं लॉयल हूं कि नहीं देश के लिए, अगर मैंने गलत किया है तो मुझे गलत साबित करो। समझ में आ रही ना? उसकी बात कर रहा है। The court must resist the temptation to offer moral और patriotic, है ना, patriotism है कि नहीं आपके judgments, and instead direct its considerable energies to the rigorous and the impartial adjudication of the legal questions. Only by adhering to this principle can the court reinforce its legitimacy and protect the tenets of the free and open public debate। क्या आप इससे फ्री स्पीच को प्रमोट कर रहे हो? आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 19 के फर्स्ट का ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मुझे राइट देता है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं और मैं उस देश के बारे में बोल रहा हूं जिस देश के हमारे साथ डिस्प्यूट चलते हैं, तो क्या ये बोलना गलत हो गया? क्या मेरे राइट टू, जो मेरा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या वो नहीं छीना जा रहा है ना? तो बस उसी के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ। ये सारे टॉपिक हमने बहुत बार पढ़े हुए हैं कि क्या होता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो हम उसको डिस्कस करने की आई थिंक नीड नहीं है, लेकिन हाँ टॉपिक क्या है, इशू क्या चल रहा है मार्केट में, वो आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं उस टॉपिक के ऊपर, डिकोडिंग चाइना द लेसन्स फॉर ए वल्नरेबल इंडिया। The exodus of the over 300 Chinese engineers from Foxconn pivotal iPhone 17 manufacturing facilities in Tamil Nadu and Karnataka, a recent move, ठीक है, हुआ क्या समझना, कर्नाटका के अंदर है ना, आपको पता है आईफोन की है ना फैक्ट्री लगी हुई है एप्पल की ना, तो वहां से 300 चाइनीज प्रोफेशनल थे, उनको चाइना ने वहां से निकाल लिया कि उनका कुछ जो रोल है वो जो बना सकते थे, जो कर सकते थे, वो इंडिया के लिए ना करें। तो क्या इंडिया को भी कोई ऐसी अप्रोच लगानी चाहिए? लेकिन अगर इंडिया ऐसी अप्रोच लगाए तो कहां पर, या तो अमेरिका में लगाए कि अमेरिका में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनको इनडायरेक्टली कैसे भी करके वहां से निकाला जाए और उनको भारत में किसी न किसी चीज पर लगाया जाए। अब सोचो तुम गूगल के सीईओ को सोचो कि भारत से भारत ले आओ, तो वहां पर इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, वो क्यों आएगा? पहला क्वेश्चन नहीं आता है। तो हमें या तो वैसा ही हब बनना पड़ेगा जैसे चाइना है। चाइना इन पे डिपेंड नहीं रहता, चाइना ने खुद का मैप बना रखा है, खुद का उसने बाइडू करके इंटरनेट सर्विस सब कुछ उसकी खुद की है, पूरा सब कुछ उसका। लेकिन आज हम भी जीपीएस इन सब पे डिपेंडेंट रहते हैं। या तो हमें चाइना की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था चाइना इंडिया पाकिस्तान तीनों आसपास ही आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। सबसे आगे कौन निकल गया? चाइना। हम बीच में लटक गए। इंडिया पाकिस्तान जो है वो अभी भी पीछे, उसके हालात तुम जानते हो, है ना। अब हम दो तरीके हैं ना, जो शशि थरूर जी ने बताया, इसमें दो तरीके हैं, या तो हम चाइना के बिल्कुल अगेंस्ट चल के अपना कुछ एस्टेबल कर लें, या हम चाइना की हेल्प लेकर वहां तक पहुंच जाएं, ताकि हम जो यूएस से उसके टैरिफ वॉर वाले उस डर से ना डरें। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हम हर घर में जैसे चाइना में है मेड इन इंडिया, चाइना रहता है, क्या हम मेक इन इंडिया ला सकते हैं? उसके लिए हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए? तो रिसोर्सेज क्या मैं वहां से ले लूं, है ना? क्या मुझे ये सब करना चाहिए? बस वही सब चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। रियलिटी क्या है चाइना की, वो सब बताया गया है, ठीक है। इन एडिशन चाइना हैज लेवरेज इट्स डोमिनेंस इन द रेयर अर्थ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग बाय रेस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स, है ना। चाइना के पास है बहुत सारे, 85% है, विच इंक्लूड एलिमेंट्स सच एज गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट एंड रेयर अर्थ मैग्नेट्स विच आर क्रूशियल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टू इंडिया। तो क्यों ना हम चाइना से कोई डील कर लें और चाइना से डील करके ये सारे इलेक्ट्रिक और व्हीकल्स ले लें, क्योंकि चाइना आज के दिन किसका दुश्मन है? अमेरिका का, आप जानते हो, क्योंकि अमेरिका उसे आगे नहीं जाने दे रहा। क्यों ना इंडिया चाइना के पास चला जाए और वो जो पूरा जो सिनेरियो था उसे बदल दे और हमें अमेरिका की नीड ना रहे, क्योंकि चाइना भी तो उसके बिना रह रहा है ना। चाइना को अमेरिका नहीं डराता, एक बार डराया था फिर बैठ गया शांति से। समझ में आ रही है? तो बस उसी सब का डिस्कशन किया गया। तो ओवरऑल इसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि देखते हैं कितना टैरिफ लगता है,
क्या लगता है? बस कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है, आप भी बने रहिएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट एक अच्छा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, है ना, जो उससे अलग कुछ हो ना। किंग ऑफ द हिल, क्या है किंग ऑफ द हिल समझना, आपके सामने लिखा हुआ है ना, एक टर्टल है, ठीक है, कछुआ जिसे कहते हैं। इंडिया इज होम टू 29 फ्रेश वाटर टर्टल्स, है ना, 29 टाइप के हमारे यहाँ पर टर्टल्स पाए जाते हैं। एंड टोर्टोइज स्पीसीज ऑफ द 356 टर्टल स्पीसीज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। दुनिया में 356 हैं, तो भारत में 29 पाई जाती हैं, है ना। अराउंड 80% ऑफ देम आर थ्रेटन्ड। द रेड ईयर्ड स्लाइडर, ये क्या है? तो द रेड ईयर्ड स्लाइडर है, ठीक है, is primarily aquatic and will emerge from the water for basking on rocks and logs। ये पानी से निकलता है, चट्टानों पर या रॉक्स पर बैठा रहता है, और जब इसको कहीं पर खतरा नजर आता है तो वापस पानी में कूद जाता है। और ये आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज में आते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे बैठे रहते हैं ये लोग, है ना, आपस में से झुंड बना के पड़े रहते हैं। लेकिन याद रखना ये एक एलियन स्पीसीज है। अब एलियन स्पीसीज क्या होती है? जो यहाँ की नहीं है, किसी और बायोडाइवर्सिटी की है, लेकिन यहाँ पर आकर ये जो अगल बगल की बायोडाइवर्सिटी के जो दूसरे जीव होते हैं उनको, उनके लिए थ्रेट है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। द रेड ईयर्ड स्लाइडर, है ना, जिसका साइंटिफिक नाम याद रखना ट्रैकिमस स्क्रिप्टा एलिगेंस, ए सेमी एक्वाटिक टर्टल बास्किंग इन द सन एट पॉन्ड इन जया महल पार्क इन बेंगलुरु ऑन द वेंसडे, ठीक है। तो ये न्यूज में आ गया और कुछ नहीं है। तो क्या है इसके बारे में दो बातें पढ़ लेते हैं। इसका साइंटिफिक नाम याद रखना, कई बार पूछ लेता है, रिसेंटली वाज सीन इन द न्यूज, बताओ क्या है, ठीक है। दे कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स एंड आर समटाइम्स फाउंड इन द एस्चुरीज एंड कोस्टल वेटलैंड्स विद ब्रैकिस वाटर। एस्चुरीज मतलब घाटियां जो होती है उसमें पाए जाते हैं, पानी वाली जो घाटी होती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है ना, तो घाटी जैसी स्ट्रक्चर। दे कैन ऑल्सो टॉलरेट ए रेंज ऑफ वाटर क्वालिटी एंड एक्सेप्ट हाई लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स सच एज एफ्लुएंट एंड द इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। अगर इनका स्टेटस पूछे IUCN तो याद रखना ये लीस्ट कंसर्न में आते हैं, ठीक है। फेवरेबल पेट है, इंडिया में इनको पाला भी जाता है, सिंपल याद रखना। बट द फॉरेन ब्रीड्स आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड एंड आर केप्ट एज पेट्स इन मैनी फैमिलीज अक्रॉस इंडिया। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? स्ट्रे डॉग्स शुड बी ट्रीटेड विद द डिग्निटी। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है ना। आपने देखा होगा गली के जो कुत्ते होते हैं उनको हमें डिग्निटी से ट्रीट करना चाहिए ना। क्या लिखा है? शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है। और हाईकोर्ट ने कहा तो अच्छा ही कहा होगा। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं ना उनको डिग्निटी से ट्रीट करो। आपने देखा होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, एक आदमी लगभग 100-150 कुत्तों को मारते हुए चला जा रहा है ना, गोलियां मारते हुए चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। देखो जो डॉग्स है ना वो इंसान के हमेशा से दोस्त रहे हैं। आप मुझे चलो एक क्वेश्चन ढूंढ के बताना, तुम्हारे घर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि हम एंशिएंट इंडिया नहीं पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, लेकिन हाँ फिर भी हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी है ना, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है, उसमें कौन सी लोकेशन थी जहां पर इंसान और कुत्ते का स्केलेटन एक साथ मिला था। और हमने बुक में लिखा कि यार इन जो डॉग्स थे वो क्या थे? पालतू जानवर थे उस समय भी, है ना, उनको भी पाला जाता था। देखते हैं कौन बताता है कौन से साइट पर उन दोनों के जो स्केलेटन्स है, ग्रेवयार्ड जिसको कहा जाता है ना, कब्र एक साथ मिली है, ठीक है। तो हम तो हमेशा से दोस्त रहे हैं। आपने देखा होगा जब महाभारत हुई थी तो महाभारत में सारे के सारे पांडव यहीं रह गए थे। जो आपका कौन था सबसे बड़ा, कौन था उसमें? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जब स्वर्ग जा रहे थे तो युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में कौन गया था? तो आपने सुनी होंगी ये कहानी, है ना, पता होना चाहिए मैं, है ना, एटलीस्ट धर्म के बारे में। एक कुत्ता ही उनके साथ स्वर्ग जाता है ना। तो हाईकोर्ट का भी यही कहना है कि हमें स्ट्रीट डॉग्स को डिग्निटी से ट्रीट करना चाहिए, उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए। फिर आप कहोगे सर स्ट्रीट डॉग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, काट लेते हैं, इंजेक्शन लगते हैं ना। पहले तो 14 इंजेक्शन लगते थे यहाँ पेट के अंदर, है ना, आपकी बेली के आसपास, है ना। लेकिन आजकल तो 2-3 में काम चल जाता है। लेकिन सर दर्द होता है, लोगों की डेथ भी होती है, कितनी डेथ। तो कहा गया पेटा एक्ट है ना, पेटा एक्ट में उन्हें बचाया जाएगा। दूसरा बहुत सारे सोशल प्रोग्राम चलाए जाते हैं ना, इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, वो सब दो, लेकिन हमें उन्हें नहीं मारना है। समझ गए थीम क्या है, किस पे बात कर रहा है? तो 2-4 बातें पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज अ नियरली 1.5 करोड़ स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन 2019 जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था, एंड कैरीज द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ द बीइंग द वर्ल्ड्स डॉग बाइट एंड रेबीज कैपिटल। ठीक है, भारत जो है बाइट और रेबीज का कैपिटल भी, ये भी याद रखना, ठीक है, जैसे डायबिटीज का भी कैपिटल है भारत। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के डाटा के अकॉर्डिंग 4146 रिपोर्टेड केसेस ऑफ डॉग बाइट्स लीडिंग टू ह्यूमन डेथ्स इन इंडिया इन 2019। लगभग 4000 के आसपास लोग मारे गए। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो है आपका 1960 में आया था, पेटा। किलिंग
फीडिंग ऑफ स्टे डॉग्स इज पनिशेबल अंडर द पीसीए 1960, पनिशेबल है अगर आपने किसी गली के कुत्ते को मारा। विच क्लासिफाइज टॉर्चर एंड ट्रांसपोर्टिंग देम इन ए मैनर विच कोज देम सफरिंग एज क्रुएलिटी। समझ गए? एक आदमी ने बालकनी से किसी कुत्ते को फेंक दिया था और उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दी थी, वो जेल चला गया था। समझ गए? तो इस बात का ध्यान रखना। एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी प्रोग्राम, इट एम्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ स्टे डॉग्स। The program is regulated as per the Animal Birth Control Rules 2023 under the PCA 1960. Other provisions of which include ABC program is to be carried out by the respective local bodies, municipalities, ना municipal corporation, वो कर सकते हैं, आप उनको बुलाइए, वो ले जा सकते हैं। समझ गए? तो वही सब इसमें लिखा गया है और एक अच्छा डिसीजन भी है। Responsibility of feeding the community animals lies with the resident welfare association और local bodies representative of that area। आप उन्हें खाना भी मत दीजिए, नहीं देना चाहते, लोकल एरिया का जिम्मेदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन नहीं देते, बाद की बातें हैं। Judicial view, Supreme Court has in various orders specifically mentioned that relocation of dogs कैन नॉट बी परमिटेड। आप उन्हें रिलोकेट भी नहीं कर सकते हो ना, आप उनके रीजन से नहीं हटा सकते हो। आर्टिकल 243, ठीक है, मैंडेट्स म्युनिसिपैलिटीज टू कंट्रोल स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन, वाइल आर्टिकल 51 का एजी प्लेसेस ए फंडामेंटल ड्यूटी। याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास 11 है, पहले 0 थी, फिर हमने आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से 10 जोड़ी, और फिर पेरेंट्स की ड्यूटी जो एजुकेशन के लिए बच्चों को स्कूल भेजे उसको 11वां जोड़ दिया होता है। ठीक है, उसके अंदर भी इसको रखा गया है टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, कंपैशन वर्सेस पब्लिक ऑर्डर। Citizens have compassion towards feeding stray dogs, but others argue that it encourages territorial aggression and in public nuisance. ठीक है, एनिमल वेलफेयर वर्सेस पब्लिक सेफ्टी, स्ट्रे डॉग्स हैव राइट टू लाइफ। याद रखना, उनका भी राइट टू लाइफ है, जैसे हमारा आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ होता है। ठीक है, एंड डिग्निटी है ना, डिग्निटी से जीने का आपको भी अधिकार है ना, उनको भी अधिकार है, इस बात का ध्यान रखना। ये नहीं जहां दिखे वहीं पर तुम उसे मार दो, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी भी डिग्निटी मेंटेन रखनी चाहिए। येट कम्युनिटीज ऑल्सो हैव द राइट टू सेफ्टी फ्रॉम डॉग बाइट्स एंड रेबीज, है ना, उनको बचाना चाहिए। मोर देन 37 लाख डॉग बाइट केसेस वर रिपोर्टेड इन इंडिया इन 2024, है ना, 37 लाख केस ऐसे आए थे, लेकिन फिर भी हमें उन्हें बचाना चाहिए, तो सिंपल से याद रखना। नेक्स्ट है पेट्रोल लॉबीज बिहाइंड E20 फ्यूल फियर कैंपेन, है ना, गडकरी, आपके गडकरी जी है ना, नितिन गडकरी जी, मिनिस्टर ऑफ हाईवेज, है ना, इन्होंने कहा कि जो E20 पेट्रोल, अब E20 क्या होता है समझना, आपका जो शुगर केन होता है ना, जो गन्ना होता है, उस गन्ने का जो वेस्ट होता है, ठीक है, उस गन्ने के वेस्ट से क्या बनाया जाता है, तो आपका इथेनॉल बनता है। और जब इथेनॉल बनता है तो उस इथेनॉल को किस में ब्लेंड कर दिया जाता है, तो उसकी ब्लेंडिंग कर दी जाती है किसके अंदर, पेट्रोल के अंदर। अब ऐसा होता है, मान लो कि अगर 1 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 20% में क्या डाल दूं, इथेनॉल, और उसके अंदर 80% में क्या डाल दूंगा, पेट्रोल डाल दूंगा, तो ब्लेंडिंग हो गई 20%। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इससे जो गाड़ी का इंजन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, जो गाड़ी है वो माइलेज अच्छी नहीं देती है, एवरेज अच्छी नहीं देती है। तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि ये सोशल मीडिया द्वारा चलाई गई लॉबीज का काम है, पेट्रोल लॉबीज। अब देखो, ये तो गलत बात है। अगर कोई कुछ कहता है तो आप उसे एंटी नेशनलिस्ट कह देते हो, अगर आपसे कोई डिमांड करता है तो आप उसे एंटी रिलीजियस कह देते हो, एंटी रिलीजन कह देते हो, है ना। और अगर कोई आपसे सच कह रहा है कि भाई E20 पेट्रोल खराब है, तो आप उसको साइंटिफिक तरीके से रिसर्च ना करके आप ये कह दे रहे हो कि तो पेट्रोल लॉबी का काम, ये तो गलत बात है ना। हमें उसकी जड़ तक जाना चाहिए, हमें उसका रीजन पता करना चाहिए, फिर एक वैलिड प्रूफ के साथ बोलना चाहिए कि यार ये गलत है। और कुछ गैंग बनी हुई है, जो पेट्रोल बेचने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि E20 आए, क्योंकि पैसा नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? उसके ऊपर ये लिखा गया है, तो समझना क्या है, समझ गए। E20 क्या होता है, इथेनॉल 20 आपके आसपास पेट्रोल पंप से मिल जाता है। लेकिन याद रखना, इसका जो टारगेट ईयर था ना हमारा E20, याद रखना E20 का टारगेट ईयर 2030 था, लेकिन बड़ी खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमने 2025 में इसे अचीव कर लिया है ना। इंडिया हैज अचीव्ड E20 पेट्रोल, है ना, टारगेट, है ना, बिफोर 5 years ऑफ द एक्चुअल टारगेट ईयर, है ना, एक्चुअल जो टारगेट ईयर था उससे 5 साल पहले हमने अचीव कर लिया है। तो ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात है। लेकिन देखो, इससे प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो अभी आपने पढ़ा होगा, जो शुगर केन का जो प्राइस था वो भी बढ़ा दिया गया ना, 355 क्विंटल कर दिया गया, रुपीज पर क्विंटल। अब सोचो, भारत के किसान को लगेगा यार बड़ा अच्छा है, गन्ना उगाओ, बेचो, पैसा कमाओ, बढ़िया पैसा दे रही है सरकार, और उधर E20 बनेगा, फिर दूसरी फसल कहाँ से उगाओगे? अगर सबने अपने खेतों में गन्ना उगाना शुरू कर दिया तो लोग खाएंगे क्या? फिर गन्ने की फसल के लिए पानी ज्यादा चाहिए, पहले ग्राउंड वाटर क्राइसिस चल रहे हैं, तो लोगों ने
गडकरी जी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि अगर इतना गन्ना उगाओगे तो फिर दूसरी फसल कहाँ से उगाओगे, वो बाहर से लानी पड़ेंगी, इंपोर्ट करनी पड़ जाएंगी, फिर वहां पर पैसा देना पड़ेगा। तो वही सब इसने डिस्कस करने की कोशिश की और कुछ भी नहीं है ना। टेस्ट शो दैट ओल्डर व्हीकल्स आर नॉट डैमेज्ड इन एनी वे बाय यूजिंग ए न्यू पेट्रोल ब्लेंड विद ए हायर 20% ऑफ इथेनॉल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट उनका कहना है, वेडनेसडे को उन्होंने ऐसा कहा। वो बोल रहे हैं कि एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है ना, जो भी है। स्पीकिंग एट द हिंदू माइंड इवेंट, ए कन्वर्सेशन सीरीज इन द नेशनल कैपिटल, मिस्टर गडकरी emphasized that making the switch to biofuels helped put the country on the path to self reliance, है ना। आपको पता होगा कि हमें 2070 का हमें कार्बन न्यूट्रल टारगेट ये अचीव करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जाना होगा, उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है ये, है ना। हालांकि हाइड्रोजन पे भी चलने की बात हो रही है ना, ट्रेनें चलती हैं चाइना जैसे देशों में, हमारे यहाँ चलती है बात की बात है ना, हम भी चलाने की बातें कर रहे हैं वैसे, ठीक है। जैसे सोलर पावर, विंड पावर, वो सब क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होंगे। Ethanol is an agricultural byproduct which is mainly obtained from the processing of sugar from the sugarcane, but also from other sources such as ना husk and the maize, इनसे भी निकाला जाता है। लेकिन मेनली किससे निकलता है, सुगर केन से निकलता है, अब याद रखना, ठीक है। चलो इसी बात पर बताना मुझे इथेनॉल का, है ना, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है ना। पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल, है ना। आपको लग रहा है हम तो लॉ के स्टूडेंट है, साइंस थोड़ी ना पढ़नी है। मान लो एग्जाम में वो दे दें कि बहुत इथेनॉल सुनते हो आप लोग, है ना, नितिन गडकरी जी से, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट फॉर्मूला फॉर द इथेनॉल, और दे देगा CH3OH, CH3 O2H, है ना, C2H5OH। तो उस समय आप सोचोगे यार ये तो साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। आप इतने दिन से सुन रहे हो तो पता होना चाहिए बेसिक सा। तो बताना मुझे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथेनॉल, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। 190 रेस्क्यूड, 2 बॉडीज रिकवर्ड आफ्टर उत्तरकाशी फ्लड, है ना। जो उत्तरकाशी है उसके अंदर आपने देखा उसके फ्लड आई थी भयंकर तरीके से, है ना। कहा गया था कि क्लाउड ब्रस्ट हो गया, लेकिन अभी कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि जो हमारा IMD है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है हमारा IMD, ठीक है, जो 1875 का बना हुआ है, न्यू दिल्ली में है, इसने कहा कि वहां पर ऐसा तो कुछ एक्टिविटी हमने नोटिस नहीं की थी कि बारिश हो, फिर ये अचानक से इतनी बारिश कहां से हो गई। तो ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आपकी ग्लेशियल लेक होती है, हो सकता है ग्लेशियल लेक ही क्या हो गई हो, ब्रस्ट कर गई हो। अब ग्लेशियल लेक क्या होती है समझना, कि मान लो पहाड़ है, पहाड़ में पानी पिघल रहा है, बर्फ ग्लेशियर्स में, और पानी पिघलते पिघलते आ रहा है नीचे घाटी में, और अचानक से आगे बर्फ जमी हुई है और वहां पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब ऊपर से पानी पिघल के आ रहा है, कई सालों तक थोड़ा थोड़ा रिस के वो जो बैरियर था, बहुत बड़ा बैरियर था ना, बहुत बड़ा उसकी कह सकता हूं कि मैं आइस की बहुत बड़ा ग्लेशियर जैसा ही कुछ पड़ा था उसके रास्ते में। अब कई सालों तक, 10 साल, 15 साल, 5 साल भी हो सकता है ना, और वो भरता रहा। एक दिन से उसका इतना प्रेशर पड़ा कि वो जो आइस का जो पार्ट था ना वो टूट गया, और जैसे टूट गया तो पूरा पानी एक साथ निकल गया, रास्ते में जो आया सब कुछ भाके लेकर चला गया। तो ये भी हो सकता है कि ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट हुआ हो, है ना, जैसे सिक्किम में इधर होता रहता है। ये भी हो सकता है ना, मेनली हिमालयन रीजन में होता है, या ये हो सकता है क्लाउड ब्रस्ट हुआ हो। तो क्या होता है क्लाउड ब्रस्ट, तो सिंपल याद रखना, ए क्लाउड ब्रस्ट इज ए सडन वेरी इंटेंस एंड लोकलाइज्ड डाउनपोर ऑफ द रेन। भयानक तरीके से रेन होती है। इट्स डिफाइंड एज रेनफॉल ऑफ एट लीस्ट 100 मिलीमीटर्स 4 इंचेस पर आवर। 1 घंटे में अगर 4 इंच के बराबर या 100 मिलीमीटर अगर बारिश हो जाती है, हम उसे क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं, बादलों का फटना कहते हैं, ठीक है। और 25 मिलीमीटर्स 1 इंच इन 15 मिनट्स। क्लाउड ब्रस्ट आर ऑफन एसोसिएटेड विद द माउंटेनियस रीजन्स ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ द ओरोग्राफिक लिफ्ट, ठीक है। उड़ जाती है हवाएं और एक तरफ बारिश हो जाती है। जैसे तो कुछ ऐसा होता है, मैंने कहा ये पहाड़ है ना, यहाँ पे बादल आए, सारी बारिश यहाँ टकरा गई, यहाँ टकरा गए तो यहाँ पर एयर का फ्लो ऐसे था। जब एयर का फ्लो ऐसे था तो सारे के सारे बादल यहीं बारिश कर गए, और भयंकर तरीके से बारिश हो, कितनी कि लगभग 100 mm 1 घंटे में होगी, तो उसे कहते हैं क्लाउड ब्रस्ट। लेकिन इधर वाला रीजन था, यहाँ बारिश पहुंच नहीं पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि यहाँ पर सारे बादल टकरा के बारिश कर गए। इसे ही क्या कह देते हैं? रेन शैडो जोन कह देते हैं। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है ना, रेन शैडो जोन कह देते हैं जब बारिश ही नहीं होती है और इधर पूरी बारिश हो जाती है। जैसे पुणे, मुंबई के अंदर भयंकर बारिश होती है, लेकिन पुणे बेचारा सूखा रह जाता है, समझ गए। तो रेन क्लाउड जोन में आता है, समझ गए, रेन शैडो जोन में आता है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना। अभी इसमें बहुत सारे लोग बह गए थे ना, हमारी NDRF, SDRF है ना, आर्मड फोर्सेस भी लगी हुई है, तो अब ये चला हुआ है। देखते हैं उसमें आई होप कि बहुत से लोग जो उसमें भाई हैं वो बच जाए, है ना। लेकिन अभी तक देखा जाए तो 190 को रेस्क्यू किया जा चुका है और 2 बॉडी भी रिकवर कर ली गई है, ठीक है।
तो देखते हैं क्या होता है ना। और ऐसे इंसिडेंट्स अभी बारिश के मौसम में इस सीजन में होते ही रहते हैं। जैसे सिक्किम के अंदर क्लाउड जो ग्लेशियर लेक थी बर्स्ट हो गई थी लास्ट ईयर, पता ना कौन से लेक के अंदर हुई थी, बहुत न्यूज़ में था, हमने पढ़ा भी था। ठीक है, ओके, आई थिंक गर्ल्स के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप आकर पूछ सकते हो, मिल सकते हो। एक बार दोबारा से सभी को हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से। मिलते हैं दोबारा से किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपकी राखी के बाद। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।